हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। हम बात कर रहे थे एसीएफ 2021 के मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन के बारे में और हमने पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 61 से आगे कंटिन्यू। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है। आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट आपके पास में दिया हुआ और जस्ट इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट था। जब भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है तो दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करते हो, उस डिटर्मिनेंट को सीधे ओपन कर लेते हो, जो उसको ओपन करने का रूल होता है, या फिर आप उसमें क्या करते हो, कुछ रो ऑपरेशन लगा करके उसको आसान फॉर्म में रेड्यूस कर करके फिर उसको ओपन करते हो, या फिर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हो। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसी डिटर्मिनेंट में कुछ ऑपरेशंस लगा करके इसको सॉल्व करता हूं। ये डिटर्मिनेंट आपका है और इस डिटर्मिनेंट में मैंने क्या किया, कॉलम ऑपरेशन लगाया। मींस पहली जो कॉलम है उसके अंदर दोनों कॉलम को ऐड करके यहां लिख दिया। तो जैसे आप ऐड करोगे, ध्यान से देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कितना हो गया, 0। सेम सिचुएशन यहाँ पे है 0, ये भी कितना हो गया, 0, ये आ गया। अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि एक कॉलम कंप्लीटली 0 है या एक रो कंप्लीटली 0 तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो देखो आपके एक ऑप्शन में 0 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको दिया हुआ है कि आपके पास में एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिया नहीं है, बस एक लैंग्वेज के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद में उसके रूट्स की बात करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा एक डिटर्मिनेंट की आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है उसी के रूट्स होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी, और चारों ऑप्शन जो है वो भी लैंग्वेज में। क्वेश्चन में मैट्रिक्स डिफाइन भी नहीं की है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लोगे, एज्यूम कर लोगे कि हाँ ऐसा कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, रूट्स की तो हम बाद में बात करेंगे। रूट्स तो सिंपल सी बात है कि वो वैल्यूज जो इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो रूट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो ए अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। लेमडा की जगह आप x भी ले लो और जो x के वैल्यूज होगी वही उसके रूट्स होंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई, आई वहां पे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और वो कितना होगा, 0 करेंगे। वहां से जो हमें मिलेगा वो हमारे पास में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, और मैंने क्या किया कि a जो है मेरे पास में मान लेता हूं कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जब a को मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान रहा हूं तो आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है। देखो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो उसका जो लीडिंग आपके पास में डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट कितने होने चाहिए, 0। तो मैं जब ट्रायंगुलर बोल रहा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपर ट्रायंगुलर लेता हूं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये आपके पास में है, इसके सारे के सारे जो नीचे के एलिमेंट है वो 0। मैं n बाई n की कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। तो इस फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स मान रहा हूं। अब मुझे क्या करनी है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करनी। इसका डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a माइनस एक्स। आप यहाँ पे लेमडा ले लो, जब लेमडा ले रहे हो तो वो आपकी आइगन वैल्यूज बन जाएगी, उसके रूट्स। तो a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट कितना है, 0, जहां पर ये जो x की वैल्यू है वही क्या कहलाते हैं, उसके रूट्स कहलाते हैं। अब ध्यान से देखो, जब a माइनस a आपके पास में ये रहा माइनस एक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से चलती जाएगी। तो आप जैसे इसको लिखोगे, आप सबको आता है, आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास में मैट्रिक्स बना करके जब उसके डिटर्मिनेंट लिखोगे तो किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। अब जब इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास में देखो, पहले कॉलम को ओपन, पहले कॉलम से ओपन करते हैं। पहले कॉलम के अंदर केवल क्या है आपके पास में a1 1 माइनस, तो इसको करोगे, उसके बाद में ये और ये कैंसिल आउट, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जब इसका डिटर्मिनेंट कर लोगे तो यहाँ से आएगा, बाकी सब 0। फिर आपके पास में एक और सब मैट्रिक्स बन जाएगी, कैलकुलेट करते चलोगे तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, a11 a22 an, ये वैल्यू मिल गई। और ये वैल्यू अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो क्या है मेरे पास में, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है
और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो वैल्यूज ऑफ एक्स है, वो किसके अलोंग होगी, जो मेन मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके अलोंग होगी। और यही हमारा आंसर है। एक ऑप्शन में देखो आपके पास में दिया होगा अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, चाहिए तो आपका मैंने अपर लिया, आप चाहो तो इसको लोअर ले सकते हो। तो चाहे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। ध्यान देना, यहां से कई सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है। दूसरा, इसी को इसी तरह से बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होती है वो आइगन वैल्यूज उसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होते हैं वही होते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होंगे उसके रूट से तो क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं। और रूट्स किसके अलोंग है, प्रिंसिपल डायगोनल के। इसका मतलब यही क्या बन जाएंगे, आपके पास में आइगन वैल्यूज बन जाएगी। तो आइगन वैल्यूज भी क्या हो जाएगी आपके पास में, प्रिंसिपल डायगोनल के आपके पास में अलोंग आ जाएगी। प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहीं से मैं बता देता हूं। बेसिकली आप सबको पता है कि अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हो तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। तो आपको जब बोला जाए कि इसका आपको किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और इसके आइगन वैल्यूज क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, वही क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी, आपको याद भी होगी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 63 और सिंपल सा है। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन अगेन जो है वो रिपीट हुआ था। लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन जो इसके जस्ट एक महीने के बाद पेपर होता है, ये 19 फरवरी को हुआ, वो 18 मार्च को पेपर हुआ और ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में कितना है, सॉरी 4ax, एक पैराबोला है और इस पैराबोला को आपको क्या निकालना है, इवोल्यूट निकालना है। अब देखो इवोल्यूट होता क्या है, वैसे हम इस सब चीजों को पढ़ते हैं कर्वेचर के अंदर। किसी भी कर्व का जो आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है उसी को बोलते हैं हम इवोल्यूट। इवोल्यूट की एक अपनी थ्योरी होती है, एनवलप इवोल्यूट में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल मीन जो इवोल्यूट का होता है वो इवोल्यूट निकालने का जो प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो आपके पास में क्या होती है, ये लोकस होता है ऑफ द किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, यहाँ पे कई बार लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इसके डेफिनेशन पता होना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास में पैराबोला है, इस पैराबोला के सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालोगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या लिखोगे आप, उसको h से और k मानोगे, फिर उसको रिप्लेस करोगे, उसका लोकस निकालोगे, h को x से रिप्लेस करोगे, k को y से रिप्लेस करोगे और उसके बाद में आपका आंसर आएगा। ये होता है एक तरीका। दूसरा तरीका ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपके पास में इवोल्यूट होता है वो इवोल्यूट को हम किस टर्म्स में निकालते हैं, नॉर्मल के टर्म्स में। जो इवोल्यूट होता है किसी भी कर्व का वो क्या होता है, एक तरह का एनवेलोप होता है, लेकिन एनवेलोप किसका होता है, ऑफ नॉर्मल्स टू दिस कर्व, ठीक है, टू द कर्व। जो भी आपको कर्व दिया हुआ है उस कर्व के जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल आप सबको पता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो उस पॉइंट से पास होती है जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है, और नॉर्मल का जो एनवेलप होगा वो एनवेलप क्या होता है, इवोल्यूट होता है। हमें इस क्वेश्चन में इवोल्यूट कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको यूज में लेता हूं। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगेन दो चीजें आपको क्या करना पड़े, उस कर्व का नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब दो चीजें, या तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद हो, मैं बार बार बताता हूं कि कई सारी चीजें जो होती है आरपीएससी के अंदर आपको याद रखनी होती है। तो यहां पर आप फिलहाल जो है मैं आपके पास में लिख देता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से देखना। नॉर्मल की इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस कितना होता है am3, जहां पर m क्या होती है, उसकी जो टेंजेंट होती है उस टेंजेंट की क्या होती है, स्लोप, जिसको आप सब बोलते हो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, अगर डिफरेंशिएबल कर्व है तो dy बाई dx, ये सबको पता है, ये m होती है, ये m के फॉर्म में होती है। तो पहला तरीका तो ये कि इसके नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, जहां पर अब देखो नॉर्मल्स बोला है, नॉर्मल्स बोला है और उसका एनवेलप निकालना है। इसका मतलब एक नॉर्मल तो है नहीं, नॉर्मल्स तो बहुत सारे हैं और उनका एनवेलप निकालना है। एनवेलप क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो बाकी कर्व, सारे कर्व को क्या करता है, टच करता है।
तो यहाँ पे हम नॉर्मल्स की, यहाँ पर हम एनवेलप की बात करें तो सारे नॉर्मल्स को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, उस कर्व को निकालना है। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल्स की बात करें तो एक नॉर्मल तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू फिक्स तो है नहीं, अलग अलग टेंजेंट लोगे तो अलग अलग स्लोप आएगी, और अलग अलग स्लोप आएगी तो अलग अलग नॉर्मल आएगा। तो जो वैल्यू चेंज हो रही उसको बोलते हैं हम इसके अंदर पैरामीटर। तो आपको जब भी किसी इक्वेशन का एनवेलप निकालना हो तो वहां पर पैरामीटर ढूंढना पड़ता है। पैरामीटर क्या होता है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन ये फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होता है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। m की डिफरेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर a भी कांस्टेंट है, लेकिन a यहाँ पे फिलहाल फिक्स है, क्योंकि मैंने कर्व जब आपको दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मैं a यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिक्स क्वांटिटी दे रहा हूँ। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। m यहाँ पर क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि एक पैराबोला पे बहुत सारी टेंजेंट्स होती है, बहुत सारी टेंजेंट्स होती है तो बहुत सारे स्लोप्स होंगे, बहुत सारे स्लोप्स के करेस्पॉन्डिंग बहुत सारे नॉर्मल्स होंगे। उन सारे नॉर्मल्स को टच करने वाला एक कर्व निकालना जिसको एनवेलप बोलते हैं। फिलहाल हमें थ्योरी पे इतने नहीं जाना, हमें एनवेलप निकालना सीखना कि कैसे निकालना है। तो उस इक्वेशन में आपको क्या करना, पैरामीटर ढूंढना, और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके, ध्यान से सुनना, एनवेलप निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरामीटर ढूंढते हैं और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट। यहाँ पर पैरामीटर कितना है, m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और उन दोनों इक्वेशन से, एक इक्वेशन ये रही, एक पार्शियल डिफरेंशिएट करके जो आपके पास में इक्वेशन आएगी, उन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, m को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा एनवेलप होगा। अब ये तो तरीका था कि जब आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता हो सकता है यार आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता हो, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सबको बता, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना 80 स्क्वायर 280, ये पॉइंट मिल गया। इस पर नॉर्मल की इक्वेशन कितनी होगी, ध्यान से देखना, y माइनस 280 आप सबको पता है इक्वल टू, अगर आपके पास में m इसकी स्लोप है, किसकी, इस पॉइंट, इस कर्व के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट की स्लोप m है, तो m कितना होता है, dy बाई dx। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होती है, माइनस के 1 अपॉन m। तो यहाँ कितना आएगा, y माइनस 280 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन m, x माइनस 80 स्क्वायर। m कितना होगा, dy बाई dx, dy बाई dx को क्या लिख सकते हो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt यहाँ से निकाल लेना, dx बाई dt यहाँ से निकाल लेना, आपका आंसर आ गया। तो वो भी एक तरीका है, वहीं से मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। तो y इक्वल टू मैंने कितना लिख दिया, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। मुझे क्या निकालना, एनवेलप, और एनवेलप निकालने के लिए मैं इसको x के रिस्पेक्ट में क्या, m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू m। जैसे डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से देखो, ये तो कितना हो गया 0 इक्वल्स टू m के रिस्पेक्ट में करो, x बाहर आ गया, माइनस ये कितना हो गया 2a, माइनस कितना हो गया, ध्यान से देखना 3a, और कितना हो गया m स्क्वायर। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये आपके पास में एक इक्वेशन मिल गई, यहां से मुझे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मुझे क्या करना है, m को एलिमिनेट करना है। और m को एलिमिनेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान से देखो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो है आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने m की वैल्यू रूट के फॉर्म में निकाली, यहाँ पे पुट कर दी, नहीं। यहां से जब मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो m की वैल्यू ना निकाल करके मैं m स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा, x माइनस 2a अपॉन कितना आ गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना हो गया 3। ये मेरे पास में m स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब मेरे पास में जो इक्वेशन नंबर 1 है, उस इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से पूरी इक्वेशन से क्या हो रहा है, m कॉमन आ रहा है। m कॉमन आते कितना हो गया, y इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये m कॉमन लीजिए, ये m हो गया, और ब्रैकेट में कितना बच गया, देखो यहाँ से x माइनस 2a केवल बच गया, उसको तो मैंने एक साथ लिख लिया। और ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे मैंने किया, यहाँ पे कितना हो गया am स्क्वायर। अब अगेन देखो, मुझे तो m स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और m स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के लिए तो m स्क्वायर यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पे m है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो जैसे स्क्वायर करोगे, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आपके पास में x माइनस 2a, और कितना हो गया माइनस के am स्क्वायर। जस्ट m स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। m स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, कितना हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। जैसे पुट करोगे, ध्यान से देखो, x माइनस 2a अपॉन कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 2a। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये a और m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 2a अपॉन कितना हो गया 3a। इस a से a क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ माइनस आएगा, इस a से a कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखो, जब स्क्वायर लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी स्क्वायर करो, यहाँ पे भी स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया 3 टाइम्स x माइनस 2 है, ये कितना माइनस के 1 टाइम, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया x माइनस 2a अपॉन कितना हो गया 3, और ध्यान से देखो, यहाँ से क्या होगा, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सिंपल सी बात है। यहाँ से कितना आएगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया 9।
सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, ये कितना हो गया ए, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूं 27 और कितना हो गया ए वाई स्क्वायर, डन। और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 टाइम्स और कितना हो गया x माइनस 2a का होल क्यूब। चेक करो एक ऑप्शन में आपके पास में ये भी है, तो 27 ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और x माइनस 2a का होल क्यूब एक ऑप्शन में आपके पास में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा एनवेलप। तो एनवेलप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस इक्वेशन को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। इवोल्यूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं, उस नॉर्मल का हम क्या निकाल लेते हैं, एनवेलप निकाल लेते हैं। ये था मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 63। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर क्या दिया हुआ आपके पास में, अब ध्यान से देखो, असिम्प्टोट का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, मैं लिखवा देता हूं आपको। आपके पास में कर्व दिया y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy स्क्वायर माइनस के, आपके पास में है 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बोला गया है कि आपके पास में पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या निकालना है, असिम्प्टोट। ध्यान से देखो, अभी मैं सिंपल से अपन क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। प्रॉपर असिम्प्टोट का पूरा एक चैप्टर है, वहां पे दिखाया जाता है, बताया जाता है कि असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है केवल असिम्प्टोट। हमें क्या बोला गया, इसके असिम्प्टोट्स निकालो, किसके पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब असिम्प्टोट निकालते हैं तो जब एक्स एक्सिस के असिम्प्टोट पैरेलल निकालने का तरीका है कि उस इक्वेशन के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को कितना कर दो, 0। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब निकालना है तो मैं क्या करता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से सुनना, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कितना आपके पास में x, उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। ध्यान से समझना, तो यहां पर मेरे पास में इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो दिस इंप्लाइज, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x की हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, पूरी इक्वेशन में ढूंढते हैं। x की हाईएस्ट पावर जब ढूंढेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो y की पावर है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर पूरी देखते हैं तो एक फैक्टर मेरे पास में ये रहा, जहां पे x की पावर कितनी 2, इसको लेंगे नहीं क्योंकि 1 तो हाईएस्ट नहीं है। एक मेरे पास में ये रहा, यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में कितना बच गया, वाई स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब हाईएस्ट एक्स की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है, 2, और वो कितना है, कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4। तो इसको कितना कर देंगे, 0। जैसे 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। देखो एक ऑप्शन आपके पास में होगा, तो एक ऑप्शन आपके पास में है जिसके अंदर y की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर अभी तो आपसे पूछा गया है कि आपके पास में एक ऐसी असिम्प्टोट निकालनी है जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि अब आपको क्या निकालनी, एक ऐसी असिम्प्टोट्स निकालनी जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, वाई की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 0। वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको 0 नहीं करेंगे। आपके पास में वेरिएबल क्वांटिटी आनी चाहिए। इसका मतलब y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कर्व के लिए y एक्सिस के पैरेलल कोई भी असिम्प्टोट नहीं होगी। और असिम्प्टोट आप सबको पता होता क्या है, अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 64। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सिंपल सा बीटा फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है, बीटा को गामा में चेंज कर लो और आपका आंसर कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है बीटा 2/3 और 4/3, ठीक है। सिंपल सा आपके पास में रिजल्ट है और आपको रिजल्ट निकालना है, कुछ भी नहीं है, मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ, बीटा m और n। बीटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, गामा में, ये होता है गामा n, क्योंकि गामा की वैल्यूज हमें पता होती है, गामा फंक्शंस में हमें वैल्यू, कुछ वैल्यूज हमें पता होती है, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए हमें वैल्यू निकालनी किसकी, बीटा ऑफ 2/3 और कितना 4/3। वैल्यूज निकालेंगे, कितना हो गया 2/3 और कितना हो गया ये 4/3। यहाँ पे निकलेंगे, ध्यान से देखो, कितना हो गया 2/3 प्लस कितना हो गया 4/3। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास में 2/3 है, इस 2/3 को और 4/3 को मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, गामा, और ये हो गया आपके पास में 1, इसको इस तरह से लिख लो 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं इसको, देखो 2/3 को। यहाँ पे मैं इसको कितना लिख रहा हूँ, ये हो गया 1 प्लस 1/3, ठीक है, ध्यान से देखना। अपन ये कितना हो गया 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया गामा 2। अब देखो यहाँ पर गामा के रिजल्ट यूज करते हैं, गामा की कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ रिजल्ट्स आपको पता होंगे, उन्हीं रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
यहाँ पर आपने गामा फंक्शन में पढ़ा होगा कि n जो होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि गामा कहाँ डिफाइन होता है कहाँ नहीं होता है। सबसे पहले तो आपके पास में गामा जो है वो n+1 जो होता है वो कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। कब होता है, जब आपके पास में n क्या हो, आपके पास में एक पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं कि 0 माइनस, उस पर डिफाइन नहीं होता है भाई। तो n की वैल्यू अगर मान लो मैंने 3 ले लिया तो कितना होगा, फैक्टोरियल 2। दूसरा आपके पास में रिजल्ट यहाँ पे आप यूज करते हैं गामा 1+n जो होता है वो कितना होता है, n गामा n। अगर n इंटीजर नहीं है तो कहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक रिजल्ट और होता है जिसको बोलते हैं गामा n, और गामा 1 - n जो है इसको होता है पाई अपॉन साइन कितना होता है, n पाई। और ध्यान देना यहाँ पर भी n क्या है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि n इंटीजर हो गया तो फिर साइन n पाई कितना हो जाएगा, आपके पास में 0 हो जाएगा। तीनों रिजल्ट को यूज करें तो ध्यान से देखो, इसके जो वैल्यू है जो आपके पास में पूछा गया है बीटा 2/3 और 4/3, इसके वैल्यूज निकालने। इसके वैल्यूज निकालने के लिए इसको एज इट इज रहने दो। यहां से गामा 1+n कितना होगा, n गामा n, तो यहां से 1/3 कहां हो जाएगा, बाहर। ऊपर कितना बच गया, गामा 1/3 और कितना हो गया, गामा 1 - 1/3। इस पोर्शन में केवल मैंने लगाया। गामा 2 कितना होगा आपके पास में, फैक्टोरियल 1। सिंपल सी बात है। अब देखो गामा 1/3 गामा 1 - 1/3 जब आप यूज करोगे, पाई अपॉन कितना होता है, साइन n पाई, तो कितना हो गया, पाई अपॉन साइन, और n की वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना हो गया, पाई/3। और साइन पाई/3 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई, इसको हम स्पेशली 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई अपॉन कितना हो गया, 3 √3। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देख लो एक ऑप्शन में आपके पास में दिया होगा 2 पाई अपॉन 3 √3, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 65। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 66 में 65 मैंने बता दिया, आपको बोला गया है कि आपके पास में एक फंक्शन है x² + y² + z², और इसके आपको क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आगे बोला गया है कि जहां मिनिमम वैल्यू निकालनी तो वहां पर आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ, एक कंडीशन दी हुई, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसके मिनिमम वैल्यू इसको ध्यान में रखते हुए निकालो। कंडीशन का मतलब ये होता है इसकी मिनिमम वैल्यू तो निकालो, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए निकालो। अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर आपने पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन u का आपको या किसी फंक्शन f का आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन, यहां हम उसको बोले कॉन्स्टेंट, एक प्रतिबंध आपको दिया हुआ है कि g = समथिंग है। तो हम क्या करते हैं, या फिर फाई आपके पास में प्रतिबंध दिया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर से। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लैग्रेंज मल्टीप्लायर को यूज करेंगे। लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या करता है कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये मेरे पास में f है, और इसको मैं -p करके 0 रख दूंगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास, सपोज ये फाई है। तो हम क्या करते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या करता है, ध्यान से समझना। लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो मेथड है वो ये कहता है कि अगर आपके पास में कुछ कंडीशंस के फॉर्म में आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना, तो आप एक नया फंक्शन कंसीडर कर लो g कितना होता है आपके पास में, f + लैम्बडा कितना होगा, 5। ध्यान से देखो f कितना है मेरे पास में, ये रहा, ये हो गया x² + y² + z², और प्लस और कितना हो जाएगा, लैम्बडा। अब ध्यान से देखो, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ लैम्बडा। ये आपके पास 5 कितना होगा, इसको इधर ले आओ, ये हो गया ax + by और प्लस cz - p, ये आपके पास में। अब क्या करना, आपके पास में एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन में आपको क्या करना, अब आपको जो इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा वही इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा। आपको बोला गया मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। मिनिमम वैल्यू के लिए इसका मतलब ये फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए, तभी तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये मिनिमा होगा कब, जब ये मिनिमा हो जाएगा। मींस इस फंक्शन से हम चेक करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट निकालेंगे जिसके करेस्पॉन्डिंग मिनिमा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। जिन क्रिटिकल पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग वो फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू। तो जिन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है, वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, सिंपली मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप करते क्या हो, क्या थ्योरी इसकी होती है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में सिंपली हम एक फंक्शन की बात करें कि मेरे पास में एक फंक्शन है, और फंक्शन है सपोज u = सपोज मान लेते हैं f(x, y)। x और y का एक फंक्शन है u। इसके लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करें। ध्यान रखना, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा अलग चीज होती है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अलग चीज होती है। लोकल जब वर्ड आपके पास में आ जाता है, लोकल का मतलब होता है कि दिस इज एसोसिएटेड विद अ पॉइंट ओनली। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल। जब पूरे एक इंटरवल की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबल।
फिलहाल हम जो क्वेश्चन के अंदर भी हमें इसी फॉर्म में दिया, जब आपसे पूछा गया मैक्सिमा तो सिंपल सी बात है लोकल मैक्सिमा। तो इस फंक्शन का मुझे लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए पहली कंडीशन हम क्या करते हैं, यहां से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में 0, एंड हम क्या करते हैं डेल्टा f ओवर डेल्टा y इसके करेस्पॉन्डिंग 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और हमें क्या मिलते हैं, पॉइंट्स। ध्यान देखना, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कितना है, a, b एक मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट x और y के रेस्पेक्ट में करके 0 के इक्वल रखना है। वहां से जो पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो जो पॉइंट्स मुझे यहां से मिले उन सबके करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जिन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग, जो जो पॉइंट्स यहां से निकले, जिन जिन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे बोले होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। और बाकी पॉइंट्स को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एक्सट्रीमम पॉइंट होते हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलती है, और जो इनके करेस्पॉन्डिंग नहीं निकलती उनको बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे अब सेकंड कंडीशन हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, सेकंड कंडीशन हम क्या करते हैं, r कैलकुलेट करते हैं। r कितना होता है, अच्छा यहाँ पे मैंने f लिखा है, तो r कितना होगा, डेल टू f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक निकालते हैं s कितना होता है, डेल टू f ओवर डेल्टा x डेल्टा y। एक निकालते हैं हम t कितना होता है, डेल टू f ओवर डेल्टा x सॉरी डेल्टा y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये निकाल लिया। अब यहां से दो सिचुएशन होती है, यहां से दो सिचुएशन होंगे, ध्यान से देखना। एक आपके पास में तीन सिचुएशन, rt माइनस एस स्क्वायर जो है वो आपके पास में क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ध्यान से सुनना, एक आपके पास में सिचुएशन हो सकती है कि rt माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि rt माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाए। अगर rt माइनस एस स्क्वायर आपके पास में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब a, b जो है इज नॉट एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, या तो इसको हम बोल देंगे सैडल पॉइंट। तो इसका मतलब अगर rt माइनस एस स्क्वायर जो है इस a, b पर मेरे पास नेगेटिव आ गया, तो ये a, b अब क्रिटिकल सॉरी एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है। एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैं ना तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, ना ही मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, बात खत्म। rt माइनस एस स्क्वायर अगर आपके पास में 0 आ गया तो इसको बोलते हैं डाउटफुल केस। फिर हम क्या करते हैं, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम कई सारे टेलर सीरीज को अप्लाई करते हैं, उसके नेबरहुड के अंदर कुछ और चीजें देखते हैं, उसके साइन चेंजेस को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वो अलग चीज है। rt माइनस एस स्क्वायर अगर पास में 0 आ गया तो यहां से दो सिचुएशन बनती है। इस केस में हम क्या करेंगे, दो सिचुएशन। अब हम क्या करेंगे, r के साइन को देखेंगे। हो सकता है r पॉजिटिव हो और हो सकता है r नेगेटिव हो। अगर r पॉजिटिव हो गया तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपके पास में मिनिमा आ जाएगा, और उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगी उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। r अगर नेगेटिव आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमा, मींस हम क्या करेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास में कंप्लीट थ्योरी होती है किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पहले ही बोल दिया। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब पहले ही बोल दिया जाता है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा चेक नहीं करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यार, जब आप पॉइंट्स निकाल रहे हो तो वहां पे पॉइंट भी एक ही आना चाहिए। ऐसा पता चले कि आपको दो पॉइंट्स आपको मिल गए यहां से, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट मिनिमम है और मिनिमा है, और किस पॉइंट के अबाउट वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। और यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर z भी है, तो किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो जब सबसे पहले हम करेंगे डेल्टा g ओवर डेल्टा x को 0 के इक्वल। जैसे 0 के इक्वल करोगे x के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखो यहाँ कितना हो गया 2x और प्लस कितना बच गया लेमड़ा a इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम क्या करेंगे, इसी को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब y को रेस्पेक्ट में इसको 0 करेंगे तो कितना हो गया 2y और प्लस कितना हो गया लेमड़ा b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और यहीं से हम क्या करेंगे, डेल्टा g अपॉन डेल्टा z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 टाइम्स z प्लस लेमड़ा c इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये होगा, एक बार चेक कर लेना, ये आपके पास में आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहला तरीका तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लेमड़ा जो है भाई, ये आपने इंट्रोड्यूस किया है, और अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है तो पहला काम ये होता है इस लेमड़ा की वैल्यू निकालो या इस लेमड़ा को एलिमिनेट करो। क्यों, क्योंकि लेमड़ा के फॉर्म में तो हमें आंसर देना नहीं। ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको मैं यूज करूंगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
और 8 कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके b से और 3 को मल्टीप्लाई करके c से। जब ये सब्स्टिट्यूशन में करता हूं तो यहाँ पे देखो 2ax 2by 2cz, तो 2 तो मेरे पास में कॉमन आ गया, क्या बच गया ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस cz, और ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस लेमड़ा कॉमन आ जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस लेमड़ा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ये कितना बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। ध्यान से समझना, और कितना क्या हो गया ये जीरो, इस साइड तो सारा जीरो है। यहां से अगर देखें तो इस ax प्लस by प्लस cz की जो वैल्यू है वो कितनी है p, तो जैसे मैं p पुट करता हूं तो यहां पर दिस इंप्लाइज जो लेमड़ा की वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस के 2 टाइम्स p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान से समझना, अगर लेमड़ा की वैल्यू ये आ गई तो लेमड़ा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो देखो 2x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के लेमड़ा a। जब लेमड़ा a करूंगा तो x की वैल्यू ध्यान से देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सिंपली x की वैल्यू कितनी आ गई ap अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे b आ जाएगा, ये bp अपॉन कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी आ गई cp अपॉन कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, लेमड़ा की वैल्यू निकालनी, मेरे पास में ये पॉइंट आ गया। क्या बताया था मैंने पहला पार्ट जब भी इधर थ्योरी बताई कि सबसे पहले हम उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रखते हैं, वहां से मुझे पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ पे देखना ये होता है कि पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, पॉइंट एक ही मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, p भी फिक्स है a भी फिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मतलब x की यूनिक वैल्यू है, y की यूनिक वैल्यू है, z की यूनिक वैल्यू है, ऐसा सिचुएशन तो है नहीं कि प्लस माइनस आ रहा है, फिक्स वैल्यू है, सारे प्लस 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 है। अब बात यह है कि मुझे यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट भी एक ही मिल रहा है, और क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसी पॉइंट के अबाउट मुझे क्या मिलेगा मिनिमम, क्योंकि और तो पॉइंट्स में कहां से लाऊं, पॉइंट्स जो भी होंगे वो इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो आएगा तभी आएंगे, तो इसका मतलब इसी पॉइंट के अबाउट मुझे क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो सीधी आपको क्या करनी है मिनिमम वैल्यू, आपको चेक नहीं करना है कि मिनिमम मिनिमा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट भी एक ही है और क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड को क्या करते हैं यहाँ पे पुट करेंगे तो पी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड प्लस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, पी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया पी स्क्वायर अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया सी स्क्वायर। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, किसी ना किसी ऑप्शन में होगा, ध्यान से देखो। तो आपके पास में यहाँ क्या हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। ये आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 66। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन नंबर 67 में भी यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, अगेन आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 67, और फंक्शन f ऑफ x y है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखो, थ्योरी आपकी सेम रहेगी जो मैंने पहले बता दी है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको एक फंक्शन दिया है, और अब आपके पास में वर्ड बोला गया है, दो तो पॉइंट दिए हैं, एक 0,0 एक 1,1, साथ ही दो वर्ड दिए हैं, एक लोकल मैक्सिमा और एक लोकल मिनिमा। मतलब ना केवल आपको पॉइंट निकालने हैं बल्कि आपको चेक करना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जो अभी मैंने थ्योरी बताई थी उसका सेकंड पार्ट भी हमें करना होगा। तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले अभी भी बताया था फंक्शन किसमें केवल फंक्शन दिया है, इसमें तो क्या दिया था कंडीशन दी थी, तो हम लैग्रेंज मल्टीप्लाई लगाए थे। यहाँ पर सिंपली फंक्शन दिया तो सिंपली फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स को 0 रखते हैं। तो जैसे इसको 0 रखोगे कितना हो गया 2x, ये 0 हो गया, और माइनस के कितना हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 0। ध्यान से देखो, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन गया एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, और जैसे आप इसको लिखोगे हो गया x माइनस 1, और होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये फैक्टर जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, वो हमें लेना नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मुझे जस्ट 1 आ गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सेम ही तो है, ठीक है, बस x की जगह y करना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में जो पॉइंट मिल गया वो तो पॉइंट कितना मिल गया 1,1। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पॉइंट 1,1 मिल गया, और आप ऑप्शंस को देखोगे तो दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, मतलब 0,0 तो कुछ होगा ही नहीं, 0,0 तो उसका क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है।
क्रिटिकल पॉइंट कितना 1,1। अब लेकिन इसमें चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू। आर, एस और टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आर कितना होता है आपके पास में, ध्यान से देखो, डेल टू एफ ओवर कितना होता है, डेल एक्स स्क्वायर। मींस इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान से देखो, ये डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स आया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2। ध्यान से देखो, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, माइनस के 2 अपॉन एक्स 2। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब ध्यान से देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया, तो कितना हो गया 4 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स क्यूब। ये तो आपके पास में डेल टू एफ ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया। एस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एस का मतलब है कि एफ को वाई के रिस्पेक्ट में एस कितना होता है, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। और जब आपके पास में एक्स वाले एक्सप्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कितना आ गया 0। सिमिलरली टी कितना होता है, डेल टू एफ ओवर कितना हो गया डेल वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, डेल टू एफ ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे सेम चीज आएगी, बस आपके क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जगह वाई रख दो, कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा है। अब ध्यान से देखो, हमें मैक्सिमम मिनिमा जो निकालना है वो मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है 1,1 पे, तो 1,1 पे आर की वैल्यू में निकालो किस पॉइंट पर, 1,1 पे। तो ध्यान से देखो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। एस की वैल्यू चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, एस की वैल्यू भी 1,1 पे कितनी है, इसके 0 है। और टी की जो वैल्यू है वो 1,1 पे कितनी आ गई, वो भी कितनी आएगी 6 आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर। और आर टी माइनस एस स्क्वायर पहली चीज तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो आर टी जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 6 इंटू 6 माइनस 0 कितना हो गया 36, वो क्या होता है पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब इस 1,1 पे क्या होगा, 1,1 कैसा पॉइंट हो गया, एक्सट्रीमम पॉइंट हो गया। मींस या तो उस पर क्या निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। फिर हम चेक करते हैं आर का साइन, आर कितना है मेरे पास में इस पॉइंट पर 6 और क्या है वो पॉजिटिव। और जब आर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो एफ है वो क्या हो जाएगा आपके पास में मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। या इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं कि आर कोमा एफ जो है वो मिनिमा होगा। एफ जो होगा वो आपके पास में हैज मिनिमम वैल्यू। किस पे मिनिमम वैल्यू रखेगा वो आपके पास में, किस पॉइंट पे रखेगा, ऑफ कोर्स जिस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग वो मिनिमा है, और मिनिमम किस पॉइंट पे है 1,1। या इसे को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1,1 जो पॉइंट है वो आपके पास में क्या है, लोकल मिनिमा है। तो एक ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन के अंदर आपके पास में लिखा हुआ है कि लोकल मिनिमा एट 1,1, जो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों मिनिमा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 67। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। और क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से देखो, सिंपल सी लिमिट कैलकुलेट करनी थी इसमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ लिमिट आपके पास में है x टेंडिंग टू 0 और कितना है 1 अपॉन x माइनस कॉट x। ध्यान से देखो, आप इसको कैलकुलेट करोगे ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू 0 पे क्या बन रहा है इंफिनिटी, और ये भी कितना बन रहा है आपके पास में इंफिनिटी। और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है, इनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। या तो आपको इस तरह से कर लो या इसको क्या कर लो, चेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखो, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 1 अपॉन x। ये कितना होता है cos x अपॉन sin x। सिंपल सा है लिमिट, इसको तो जल्दी से कर लेते हैं। जैसे एलसीएम लोगे कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये कितना हो गया देखो sin x माइनस कितना हो गया ये cos x अपॉन कितना हो गया x sin x। जैसे आप x टेंडिंग टू 0 रखोगे, x टेंड्स टू 0 रखोगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये cos x, और ध्यान से देखो यहाँ पे x sin x आएगा, x और कितना हो गया cos x हो गया। जैसे 0 रखोगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया अपॉन 0, क्या किस फॉर्म में बन गया 0/0। जब 0/0 आपके पास में इनडिटरमाइंड फॉर्म होता है तो आप सबको पता है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। या तो इसमें लॉपिटल रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के केस न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, या तो आप वो अप्लाई कर दो। या फिर आपको अगर sin x और cos x का एक्सपेंशन याद है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, sin x और cos x के एक्सपेंशन को यूज कर लेता हूँ। sin x कितना होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस कितना होता है x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस चलता जाएगा। cos x का जो आपके पास में एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस कितना होगा x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस कितना होगा x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस ये होगा। दोनों ही एक्सपेंशन को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, और यूज करके क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगा सकते हो। लॉपिटल रूल का मतलब इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन, इस तरह से सॉल्व करो, वापस 0/0 बनेगा मेरे हिसाब से। फिर एक बार और सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। तो जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पर कितना हो गया, ये लिमिट आपके पास में हो गया x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो ऊपर वाला ब्रैकेट, sin x की वैल्यू ये रही तो आपके पास में हो गया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और आगे माइनस चलता जाएगा। एक आपके पास में ये हो गया।
जैसे मैं माइनस एक्स रखूंगा ये आपका माइनस एक्स और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे ध्यान से देखो, नीचे x और sin x कितना होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस कितना होगा x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस माइनस साइन समथिंग। आप ध्यान से देखो, सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहां पे हमने क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया। जैसे अंदर x को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स, ये कितना बन गया माइनस एक्स। माइनस एक्स इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब। यहां से क्या करेंगे, दोनों जगह से माइनस एक्स क्यूब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ कितना बच गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच गया फैक्टोरियल 5 और प्लस चलता जाएगा। एक तो आपके पास में ये हो गया, ठीक है, पूरे से दोनों से कॉमन ले रहा हूं। यहां से भी एक्स क्यूब कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस आपके पास में क्या कॉमन लिया मैंने, ध्यान से देखो, माइनस के एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया, एक्स क्यूब आपके पास में प्लस का हो गया तो ये प्लस कितना हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर कितना आएगा माइनस का, ध्यान से देखो x5 था तो एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब तो आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस चलता जाएगा। ये आपके पास में एक ब्रैकेट ये बचेगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। यहां से मैं पूरे से x कॉमन ले लूं तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल 3 और प्लस आगे कंटिन्यू। ध्यान से देखो, इस एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो, यहां पर कितना बचा हुआ है, x बचा हुआ है। जैसे आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो सिंपल सा एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन लगा करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो आसान सा था। आप यहाँ पे लॉपिटल रूल भी लगा सकते हो, ध्यान रखना, लॉपिटल रूल सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 69 था। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 था, क्वेश्चन नंबर 69 की क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 69 और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक कर्व है xy = 4 और इस कर्व का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, ध्यान रखना, y एक्सिस और y की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक, y की वैल्यू 4 तक। ध्यान से देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट, एरिया जो है वो दो तरीके से निकाला जाता है, एक सिंगल इंटीग्रेशन को यूज करते हुए, एक डबल इंटीग्रेशन को यूज करते हुए। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन को यूज करते हुए करते हैं। आपके पास में ये कर्व है, सपोज यहां से यहां तक आपको एरिया निकालना, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना तो एक्स एक्सिस पे कहां से कहां, ए से लेकर के अगर बी तक है और y = fx आपका कर्व है, तो इंटीग्रेशन जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, a से b कितना होता है, ये y है और यहाँ पे dx, x पे x एक्सिस पे। लेकिन अगर आपको y एक्सिस पे दिया है तो कन्वर्ट हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे dy आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे किसकी लिमिट आ जाएगी, y की। हमें क्वेश्चन में यही दिया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है y एक्सिस के अबाउट और ये लिमिट दी है। तो एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल सा देखो, एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, a, कहां से कहां, y = 1 से लेकर के y = 4। क्या आ जाएगा आपके पास में, अब देखो y dx नहीं, y dx तब आता है जब x एक्सिस के अबाउट निकालते हो, y एक्सिस के अबाउट निकालोगे कितना आ गया, x dy। सिंपल सी बात है, जैसे कैलकुलेट करोगे ये 1 से लेकर के कितना 4, x की वैल्यू यहां से कितनी होगी 4/y और कितना हो गया dy। कैलकुलेट कर लो 4, इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है ln y 1 से लेकर के 4 तक। जैसे पुट करोगे कितना आ गया 4, कितना हो गया ln 4 और माइनस ln 1 कितना होता है 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ln की प्रॉपर्टी से कितना हो गया 8 ln 2, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में दिया है तो मैंने इसी फॉर्म में लिखा। तो आपके पास में आंसर देखो, आंसर किस फॉर्म में 8 log e बेस, log e बेस को ln बोलते हैं भाई, log e बेस 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।